नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने युवाओं के लिए उनके साहस और रणनीतियों को प्रेरणा स्रोत बताया। साइंस कॉलेज मैदान में प्रारंभ हुए महानाट्य जानता राजा का मंचन 22 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को होगा। 3 घंटे की प्रस्तुति में शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को सजीव दृश्य, घोड़े, ऊंट और सैनिकों की टुकड़ी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। मंचन में लगभग 40 स्थानीय कलाकार शामिल रहे, जिन्हें निर्देशक योगेश शिरोले ने तैयार किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। परीक्षा की निगरानी और समन्वय के लिए विशेष टीमें गठित की गई, जो पूरे समय परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी। सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से उड़नदस्ता दल भी बनाए गए हैं, जो समय समय पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड परीक्षा को 100% और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए शांत मन से परीक्षा देने की अपील की है। आप लोग जान रहे हैं 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम चालू हो रहे हैं। आप सबका साल भर का मेहनत का एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, मन एकाग्र रहिए और किसी प्रकार का कोई तनाव अपने जीवन में न लाए। तनाव अहितकारी होता है। बिना भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के शांत चित्त होकर आप एग्जाम दिलाने जाइए। उसके अच्छे संकेत, सकारात्मक परिणाम आएंगे और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा रहेगा। आप सबको मैं अपने आने वाली सफलता की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। निसंकोच आप जाएं और बढ़िया ही आप परीक्षा दिलाएं, यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है। आप सबके मंगल कामना के साथ मैं आपको बधाई। खबर जिला महासमुंद पिथौरा ब्लॉक के वन कक्ष 256, पिपरौद और कंचनपुर वन कक्षा 287 से ग्रामीणों ने कई बार विधायक और संबंधित अधिकारियों को जर्जर मार्ग को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। जर्जर मार्ग के चलते एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण गड्ढों से भरे जर्जर मार्ग पर चलने को मजबूर हैं। जर्जर मार्ग के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजकुमारी दास, मैं ग्राम छाली पतेरा की मितानी भी हूँ और स्वास्थ्य केंद्र में काम करता हूँ। मार्ग के चलते यानी कि बरसात में जैसे मैं डिलीवरी केस लाता हूँ तो मोर यहाँ गाड़ी नहीं पहुंची। 102 गाड़ी ये करता ना तो 102 गाड़ी वाला बोलते मैम यहाँ गाड़ी नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी उठा के ले जाना पड़ता है। बाइसिकल को उठा के ले जाना पड़ रहा है तो 4 पहिया कैसे करके आएगा। मैं कृपाराम पटेल ग्राम कंचनपुर से हूँ। ग्राम पंचायत भी कंचनपुर है। यहाँ समस्या तो हमारे दादा परदादा तक की भी समस्या है। यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी है। बच्चे लोगों को भी यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर घूम के सागरा पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे लोगों का। उनको भी आना जाना पढ़ाई करने में भी देवरी स्कूल में भर्ती नहीं करने से भी सागरा भी भेजना पड़ता है, लेकिन सागरा में रास्ता के कारण घूम के जाने के कारण बच्चा भी असमर्थ है। पढ़ने में भी यहाँ बहुत बच्चे आना करनी करते हैं। मोना खीर सागर दास, ग्राम छवाली पतेरा। रोड में सो हम 84 साल से आना जाना करत हैं। 84 साल में यहाँ हम तब से लेके अभी तक। बरसात में भारी दिक्कत है। अभी तो इतना दिक्कत है तो बरसात में तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहले तो साइकिल में चलत रहे। ये कंचनपुर से जो रोड की डिमांड आ रही है और इसके संबंध में अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसमें पहले मैं पता करूंगा कि वास्तव में पहले कुछ एस्टिमेट इसका रेडी हुआ था। यदि एस्टिमेट कुछ रेडी होगा, लगभग 3 किलोमीटर की लेंथ बताई जा रही है। उसके बाद जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यदि लोकल स्तर से हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से यहीं से इसको स्वीकृति प्रदान कर देंगे
और यदि इसका जो एस्टिमेट है थोड़ा ज्यादा होगा तो इस पर स्टेट से हेल्प मांगेंगे। नाम पूजा बंजारा है। मैं छालीपति राशि हूँ। मैं सांकरा में पढ़ती हूँ, रेवंत पढ़ती हूँ मैं। और ये रोड तो बहुत कच्चा है, बहुत दिक्कत होता है इसमें आने जाने में। बरसात के दिन में तो और बहुत ज्यादा होता है। उधर से घूम के जाते हैं हम लोग, इधर तो आने जाने बनता नहीं है, फिर पानी वानी भर जाता है गड्ढे में। हम लोगों को हो जाता है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने अपने बच्चों के प्रथम जन्मदिन के अवसर पर शासकीय उच्च माध्यमिक शाला बेलुतीपारा मसौरा में विद्यार्थियों के साथ खुशियां साझा की। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत उन्होंने विद्यालय में न्योता भोज का आयोजन कराया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को कॉपी पेन भेंट किए और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। न्योता भोज में खीर, पूड़ी, सब्जी, पुलाव परोसा गया, जिसका विद्यालय के बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ आनंद लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में ब्लॉक मुख्यालय डोंडी लोहारा के ग्राम पंचायत पसौद में एक सड़क निर्माण 20 मीटर बनवाने के लिए 40 साल से सरकारी सिस्टम से लड़ाई कर मांग कर रहे हैं, जो कि पसौद से फरदफोड़ होते हुए बालोद जिले को दुर्ग जिले से जोड़ती है। फिर भी काम अधूरा है। वहीं बारिश के दिनों में राहगीर दुर्घटना का शिकार होते हैं। दुर्ग जिला जो कोनो जगह रोड बनाना है, गांव के आवागमन ठीक करना है, एकर लिए लोगन मन हाँ बहुत प्रयास करथे रोथे। लेकिन ऐसे मामला हम बालोद जिला के बताथन जेहा 40 साल ले लड़ाई लड़त थे रोड बना के। रोड ल बनाना है और 25 गांव के जो लोगन मने रास्ता ले आते जाते, जेमे एक अंधा मोड़ ए लकार के आजकल वायरल होते वीडियो काबर बड़े बड़े इंजीनियर है ए लकार के। लेकिन गांव में जब ऐसी स्थिति आते तो बरसात के दिन में इस सड़क में कई जन आदमी मन हाँ गिर हपट घलो जाते, कई जन के एक्सीडेंट हो, दुर्घटना घलो है। और ये गांव के लोगन मन के लिए मांग करत है सरकार से। यह सिस्टम लग गए, न्यायपालिका के आदेश आ गए है, सिविल कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि ये जो अवैध मकान जो बने हुए, जो घास जमीन में बने हुए हैं, इला तोड़ के ए रोड ला चौड़ीकरण कराया जाए। लेकिन आखिर काबर नहीं होते? यहाँ रहिया कौन है? यहाँ एक मीटर ठोक दे है, अवैध मकान निर्माण करे गए है और कई साल ले सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत ये फाइल है घूमत है। आप देख सकते हो कि ये रोड इतना कच्चा है और ये रोड निर्माण के आदेश आ चुके हैं और बन ही कहा थे, लेकिन फाइल है केवल कागज में घूमत है। कागज में स्थिति घूमत है काबर? फाइल ला घुमाने वाला और लोगन मन ला भड़काने वाला और प्रपंच करने वाला कोई दूसरा है। गांव के माहौल ला कैसे खराब करत है और खराब करके अपन गांव के रोड ला नहीं बनावन देवते। ये अंदाजा लगाया जा सकते कि ये गांव में कैसे राजनीति है चलत है। तो ये ताजा उदाहरण ही से और हमन है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जिम्मेदार व्यक्ति है ओकर से बात करें तब पता चलिस कि ये है दुर्ग जिला बालोद जिला से जोड़े के मुख्य मार्ग है। रोजाना यहाँ बड़ तादाद में यात्री मन है मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से और यहाँ बस घलो चलते। तो आखिर जब रोड हेबाय, रास्ता हेबाय तो एक कब्जा के कारण में जो स्वीकृत राशि है दोनों हाँ रोड बनाए के लिए काम नहीं आवते। आखिर कब फाइल खुली और ये रोड कब बनी? और 40 साल ले संघर्ष करत है स्थानीय निवासी मन हा मांग करत है ते कब पूरा होगी? अभी तो समय बता ही कि ये रोड है कब और चौड़ीकरण हुई। काबर कि ये रोड है आगे चौड़ीकरण हो चुके हैं, इतनी बार और बाचे है। जे न मेन चीज है कि ये जगह नदी से लगे है, तट रक्षक घलो बने हैं, लेकिन मात्र यहाँ 10 से जो 20 फीट या बनना है रोड है वह नहीं बने हैं। ये रोड पसौद से भरतपुर रोड जाते। जो परेशानी झेल रहे हैं सालों से उनके बारे में बताइए। जी, मैं भूषण लाल देवांगन, पूर्व जिला अध्यक्ष सरपंच संघ बालोद। ये सड़क जो है पसौद से हड़दपुर होते हुए दुर्ग को जाती है और बने जो है 82 से बना हुआ है, लेकिन 100 मीटर ये डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण इसलिए नहीं हुआ है कि यह रोड जो है लगानी में बन गया था, लेकिन अब सारे जो है निर्णय हो गया है, सिविल न्यायालय का निर्णय हो गया है, राजस्व न्यायालय का निर्णय हो गया है,
उसके बाद भी यह सड़क अभी 18 मीटर बाकी है, 82 मीटर बन गया है। मनरेगा के तहत कार्य होना है इसको, और ये नहीं अभी पूरा नहीं हो रहा है। 18 मीटर बाकी कारण ये है कि सामने अवैध कब्जा है। ये अवैध शेड निर्माण किया है रूमन लाल इंदुरिया गांव का, और पूरे गांव को अंधेरे में रख के इन्होंने जो है ये बनाया गया है, क्योंकि 2006 से तहसील न्यायालय द्वारा आदेश हो गया था कि ये जो सड़क बना है गलत जगह बना है करके। उसके बावजूद भी जानबूझ के यह सड़क को रोकने के मंशा से यह जो है भवन को, यह जो शेड को, कच्ची शेड है ये, इसका निर्माण किया गया है। अब जो है तहसील न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है, यहाँ तक कलेक्टर ने भी जो है रिकॉर्ड दुरुस्ती कर दिया है, सिविल न्यायालय ने भी रिकॉर्ड दुरुस्ती कर दिया है, और शासन ने पैसा भी स्वीकृति कर दिया है और पंचायत बनाते हुए आ गया है। 11 माह से यहाँ काम रुका हुआ है और काम को मार्च के अंतर्गत पूरा किया जाना है, क्योंकि यहाँ बार बार दुर्घटना होता है बारिश लगने के बाद, और आज ये स्थिति है। लेकर 25 गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि ये मोड़ है, अंधा मोड़, कुछ भी दुर्घटनाएं हो जाती है। और इनके लिए स्वीकृत भी राशि की गई है काम प्रगति के, लेकिन बाधाएं आ रही है, इनके बारे में बताइए। मैं श्रीमती दुलारी देवांगन, क्षेत्र क्रमांक 9। ये रोड है फड़कपुर से पूरा सीधे दुर्ग तक जाती है। यहाँ पर शाम तक बस चलती है, यहाँ पर 7:30 बजे तक लास्ट बस। और ये पूरे गांव का आने जाने का मुख्य रास्ता है। यहीं से लोग बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। और बारिश में तो आए दिन समस्या है, हर घंटे 2 घंटे में 1-2 एक्सीडेंट होते रहते हैं। बालोद जिला में महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिली है, जहां 5 जनपद पंचायत में से 3 अध्यक्ष पद महिलाओं को मिले हैं। वहीं पंचायती चुनाव के सफल कार्यकाल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले थे और हमारे सरकार भी में धन्यवाद। हमार सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचे हैं, तब वही सशक्तिकरण में आरक्षण निकाली से महिला। तो हमारे बालोद जिला में 3 ब्लॉक में महिला मन भी जन अध्यक्ष के पद में बैठे हैं और हमारे क्षेत्र के विकास करे के लिए बैठे हैं। पूरा हमारे जिला के विकास करबो। तो हमारे साय सरकार है महिला सशक्तिकरण के रूप में महिला मन ला 1000 के राशि ला हर महीना साय भेजा थे। तेकर से हमारे महिला दीदी मन सशक्त हो गए और आगे सशक्त होके विकास के कार्य करी। मैं बालोद जनपद अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया। किसान मन बर साय सरकार हा बहुत अच्छा राशि देवत है। धान के 3100 कुंटल है। और का कहते साय सरकार हा धान लबी के रेट ला बढ़ाई से, कुंटल लबी बढ़ाई से, एकर से किसान भाई मन लबी अच्छा राशि प्राप्त हुआ थे, ताकि वो मन अपन जीवन में अच्छा से रहे, खुशहाल रहे। जय जोहार। मैं श्रीमती सुनीता साहू, जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु। आज महिला मन बहुत हर क्षेत्र में आगे होता है, चाहे हम पंच देखा, चाहे सरपंच, चाहे जिला जनपद, हर चीज में हमारे महिला दीदी मन आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते। और वाकई में जैसे हम घर ला जैसे चलाथन, वैसे आज के डेट में महिला मन भी आगे निकल के अपन गांव ला चलात है, अपन ब्लॉक ला चलात है, अपन जिला और राज्य भी चलात है। और चाहे हमारे महिला दीदी मन समूह के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रोजगार में पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेते। और हमारे शासन सरकार ला भी मैं धन्यवाद देना चाहता। तो वही कांकेर जिले के वन परिक्षेत्र चारामा कार्यालय में तेंदुपत्ता शाक कर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूरे विकासखंड से तेंदुपत्ता पड़ मुंशी समिति सदस्य और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी तेंदुपत्ता सीजन को ध्यान में रखते हुए शाक कर्तन की सही तकनीक, पत्तों की गुणवत्ता में सुधार और निर्धारित लक्ष्य से अधिक संग्रह सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम में वन अधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों और पड़ मुंशियों को तेंदुपत्ता संग्रहण की वैज्ञानिक पद्धति, सुरक्षित तरीके से शाक कर्तन, समयबद्ध तोड़ाई और भंडारण संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे
बच्चों को देखिए, प्रतिवर्ष जो है वनपा संघ के माध्यम से साग कर्तन का काम किया जाता है। यह तेंदुपत्ता उत्पादन की प्रथम प्रक्रिया है। आज जो है चारमा परिक्षेत्र के अंतर्गत साग कर्तन पर कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे विभाग के अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने किस तरह से साग कर्तन का काम किया जाए ताकि हमको अच्छे तेंदुपत्ते जो है मिल सकें, इस विषय पर जो है जानकारी दी गई। कई तकनीकियों को हमारे जो फल मुंशी हैं, प्रबंधकगण हैं, उनको समझाया गया, जैसा कि तेंदुपत्ता का जो साग कर्तन का जो काम है धारदार हथियार से होना चाहिए। साग कर्तन इस तरह से होना चाहिए कि तेंदुपत्ता का कोई ठूट रह ना पाए और एक ही बार में जो है वो जो है कट जाए, ताकि जो अच्छे पत्ते जो हमको मिल सके। महापौर मीनल चौबे ने नगरपालिका निगम रायपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नगर क्षेत्र में स्थित सभी प्रधानमंत्री आवास योजना परिसरों का निरीक्षण करें। अधिकारियों को रहवासियों से सीधे मिलकर सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था जैसी मौलिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी है और किसी भी कमी के तुरंत समाधान के लिए संबंधित जोन कमिश्नर और जोन अधिकारियों को सूचित करना है। महापौर ने कहा कि गर्मी के मौसम पेयजल की सुगम उपलब्धता और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की नवगठित प्रबंधन समिति के लोगों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान रेड क्रॉस की वर्तमान गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने सदस्यता अभियान को बढ़ाकर अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने पर बल दिया और सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर में शीघ्र ब्लड बैंक प्रारंभ करने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा है। भारत की जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए आयोजित राज्य और संभाग स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में विष्णुदेव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने अधिकारियों से इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक 33 जिलों में संचालित होगा। सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल नई दिल्ली में शिक्षा में एआई का परिचय विषय पर आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शिक्षा की आधुनिक, प्रभावी और समावेशी बनाएगा और भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। उन्होंने जोर दिया कि एआई का उपयोग शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। बैठक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाइस डीन डॉक्टर विशाल मिश्रा ने शिक्षा में एआई के उपयोग और संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डीएड अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई से लेकर आबकारी नीति, पैसा कानून, नक्सल ऑपरेशन, बजट और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने डीएड अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता की है। लगभग 2300 चयनित अभ्यर्थियों को 2 महीने से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। जिस तरह से कल डीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जिस तरह से बर्बरता की है, मानवीयता की सारे हदें सरकार ने पार कर दी। विगत लगभग 2 महीनों से अपनी डीएड अभ्यर्थी सिर्फ अपनी
नियुक्ति पत्र के लिए उनका नौकरी में ऑलरेडी चयन हो चुका है, उनको सिर्फ सरकार को नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन विडंबना देखिए कि सरकार 2 साल हो गया और सिर्फ 2300 अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी नहीं दे पाई है। अपनी नौकरी की मांगों को लेकर विगत 2 महीने से अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने को तैयार नहीं, और जब कल उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध आग में चलकर सरकार को जगाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई ने निश्चित रूप से झकझोर देने वाला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने होली पर शराब की दुकानों को बंद रखने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन के बयान पर बैज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बयान हास्यास्पद है। 2 मार्च 2025 को सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए साल में 4 दिन शराब दुकान बंद रखने का फैसला लिया था, जिसमें होली भी शामिल थी। बिल्कुल जिस तरह से आबकारी मंत्री का बयान है, वो बयान हास्यास्पद बयान है, इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल 2 मार्च 2025 को कैबिनेट में निर्णय लिया है और आबकारी नीति में बदलाव उन्होंने किया है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी, उसमें होली त्योहार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयान आया है, ये दुर्भाग्यजनक बयान है, क्योंकि सरकार एक तो लगातार नई शराब दुकान खोल रही है, उससे भी सरकार का पेट नहीं भरा। अब प्लास्टिक बोतल से अब दारू बिकेगी, मतलब एक बिस्लरी की तरह, एक मिनरल वाटर की तरह अब शराब प्लास्टिक बोतल में बिकेगी। और तो और दूसरी चीज कि अब जनता लगातार और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि कलेक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है, कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। दीपक बैज ने नक्सल ऑपरेशन पर फर्जी एनकाउंटर को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सर्चिंग ऑपरेशन पर सरकार की कार्रवाई तो सरकार करे, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर ये सरकार ना करे। गर्मी के मौसम में आदिवासी महुआ और चिरौंजी संग्रहण के लिए जंगलों में जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासियों को ही नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। देखिए, सरकार अपना ऑपरेशन करना है, करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अब ये गर्मी का सीजन है, ये गर्मी का सीजन में जो फॉरेस्ट एरिया में उस क्षेत्र के आदिवासी अब इमली, महुआ, टोरा, लकड़ी, चार, चिरौंजी जो जंगल की ओर जाते हैं अपना जीविकोपार्जन के संसाधन जुटाने, कहीं ऐसा न हो कि पिछले 15 साल के भांति फिर निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाए। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस सीजन में आदिवासी जंगल की ओर जाते हैं अपना रोजी रोटी कमाने, लेकिन किसी भी निर्दोष आदिवासियों पर फर्जी एनकाउंटर और फर्जी नक्सली बताकर उनको नहीं मारा जाना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।